मदर टेरेसा, जिनके ऊपर एक्यूजेशन लगते हैं कि उनका जो हॉस्पिटल या उनके जो होस्पाइसेस थे वो बहुत ज़्यादा गंदे और अनहाइजीन होते थे। मदर टेरेसा जो पेन किलर्स कभी देती नहीं थी अपने पेशेंट्स को। मदर टेरेसा जिन्होंने नीडल्स को बार बार यूज़ किया है अपने पेशेंट्स के ऊपर में। मदर टेरेसा जो पेन किलर्स नहीं देती थी और इस कारण से नहीं देती थी क्योंकि उनको लगता था कि पेन सफ़र करने से वो जीसस को ज़्यादा समझ पाएंगे, जीसस के ज़्यादा करीब आ सकेंगे। मदर टेरेसा एक हिपोक्रेट थी क्योंकि वो एक तो लिमिटेड और बेसिक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी अपने पेशेंट्स को अपने शेल्टर होम में, लेकिन खुद बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट कराती थी। मदर टेरेसा एक हिपोक्रेट थी और उन्होंने बहुत फ्रॉड तरीके से पैसे कमाए हैं और बहुत ज़्यादा अपने पैसों को गलत जगह इस्तेमाल किया है। मदर टेरेसा कभी चैरिटी नहीं करती थी, उनका बस एक ही मकसद था कि चैरिटी की आड़ में आकर वो लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा सके। तो बेसिकली वो एक सोल हार्वेस्टिंग करती थी। प्रेज द लॉर्ड। एंड आज की जो हम चर्चा करेंगे वो है श्याम शर्मा के बारे में, जो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग क्रिश्चियंस के बारे में एंड मिशनरीज। तो उनके वीडियो का जो टाइटल है वो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्कैंडल एंड द ट्रूथ अबाउट मदर टेरेसा। तो हम जब उनके वीडियो को, जितने लोगों हैं उन्होंने उनके वीडियो को जब देखा होगा तो उन्होंने विचार किया होगा और सोचा होगा कि मदर टेरेसा के बारे में जो क्रिटिसिज्म है क्या वो वाकई में सही है या फिर उसका कोई प्रूफ भी है या नहीं है। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स डाले थे एंड आज हम उसी पॉइंट्स को इलैबोरेटिवली देखेंगे कि वो पॉइंट्स एक्चुअली में सही में मदर टेरेसा को एज अ फ्रॉड स्टैब्लिश करते हैं या नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को जाने से पहले हमें मदर टेरेसा के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना तो पड़ेगा ही, तो हम यही चीज़ करते हैं। सो पहले मदर टेरेसा के बारे में जो एक बहुत ही कॉमन बात जो हम सब लोग जानते हैं वो है एक कि शी इज़ अ नोबेल प्राइज़ विनर एंड उन्होंने नोबेल प्राइज़ 1979 में उन्हें दिया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। एंड उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, जैसे सूप किचन, लेपर कॉलोनीज़, ऑर्फनेजेस एंड जो डाइंग डेस्टिट्यूट्स होते हैं उनके लिए शेल्टर होम्स एंड बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स या फिर स्ट्रीट में जितने बच्चे होते हैं जिनको एजुकेशन की सुविधा नहीं होती है तो उनको उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड किया। तो बेसिकली अभी जो मैंने ये कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए, सूप किचन एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो फूड प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जिनके पास खाना नहीं होता है, उनको फ्री में फूड प्रोवाइड किया जाता है। लेपर कॉलोनीज़ आपको पता है कि जहाँ पे लेप्रेसी के लिए होम शेल्टर्स होते थे और उनका कंफर्ट के साथ, काइंडनेस के साथ, केयरिंग के साथ उनका देखभाल किया जाता था। ऑर्फनेजेस एंड डाइंग डेस्टिट्यूट्स। सो डेस्टिट्यूट का जो मतलब है वो ये होता है कि जो मरने वाली स्थिति में हैं और जिनको कोई पूछ नहीं रहा है, ना उनके लिए कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ना उनको हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिल रहा है एंड वो स्ट्रीट्स में ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं मरने वाली हालत में। तो ऐसे लोगों के लिए शेल्टर होम्स मदर टेरेसा ने स्थापित किए। तो अब जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो जितने भी, अगर आप श्याम शर्मा के जो वीडियो देखेंगे उसमें मेजर ऑफ क्रिटिसिज्म जो उन्होंने उठाया है वो बेसिकली उन्होंने एक एथीस्ट के बुक से उठाया है
जो हम जानते हैं वो है क्रिस्टोफर हिचन्स। एंड क्रिस्टोफर हिचन्स ने अपने डॉक्यूमेंट्री बुक में जो है हेल्स एंजल एंड द मिशनरी पोजीशन, इन बुक से सोर्सेज उठा करके वो लाए हैं। तो आइए उन सोर्सेज को भी हम पूरी तरीके से टटोलते हैं कि वो सोर्सेस सच में इतने अनबायस्ड हैं या बायस्ड हैं या क्या है उनके अंदर। तो चलिए आज हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो श्याम शर्मा ने अपने शो में डाला था। तो जो हम पहला पॉइंट देखते हैं कि मदर टेरेसा जो हॉस्पिटल्स रन करती थी वो प्रिजन की तरह होते थे और वो बहुत अनहाइजीन होते थे, क्रूअल होते थे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है डिफरेंस दो वर्ड्स के बारे में, वो है होस्पाइस एंड पैलिएटिव केयर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो होस्पाइस होते हैं, होस्पाइस एक शेल्टर होम होते हैं और वो शेल्टर होम्स में वैसे लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है जिनके जो गरीब हैं और जिनके पास पैसे नहीं हैं, एक सिंपल बेसिक मेडिकल फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए पैसे नहीं हैं उनके पास, और दूसरे उनके लिए जिनके पास घर नहीं है और वो मरने की हालत में हैं, जो स्ट्रीट्स पर ऐसे ही उन्हें छोड़ दिया गया है और वो मरने की स्थिति में है क्योंकि उनको बहुत बहुत बड़ी बीमारी है और उनके पास कोई घर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है और वो बस सड़क पे पड़े पड़े मर रहे हैं, जिनको हम डाइंग डेस्टिट्यूट बोलते हैं। तो शेल्टर होम ऐसे लोगों के लिए ही बनाया गया है। और पैलिएटिव केयर ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे आपको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। आप गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एंड अगर किसी को बड़ी बीमारी भी है और उसके चांसेस मरने के या जीने के बहुत 50-50 में भी हैं, तो वो भी अगर उनके पास पैसे हैं तो वो पैलिएटिव केयर में आराम से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड या जिसके पास इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ है वो पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट लेते हैं। और जो होस्पाइसेस होते हैं वो ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास इकोनॉमिक सोर्सेज नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम ये वर्ड्स को बहुत देखने वाले हैं जब हम उन सारे क्रिटिसिज्म्स को देखेंगे। तो जब हम मदर टेरेसा के बारे में जानते हैं तो मदर टेरेसा ने अपना पहला जो काम है वो 1948 से स्टार्ट किया और उन्होंने अपना पहला काम वही मरने हुए लोगों के लिए ही स्टार्ट किया जिनको हम बोलते हैं डाइंग डेस्टिट्यूट्स, जिनको मरने के लिए सड़क पे छोड़ दिया गया। और उनका पहला जो उन्होंने स्थापित किया पहला शेल्टर होम, जिसका नाम है निर्मल हृदय, 1952 में इस्टेब्लिश हुआ। और अगर हम बात करते हैं मॉडर्न होस्पाइस के बारे में, तो मॉडर्न होस्पाइस जो है वो इंग्लैंड में स्थापित किया गया 1967 के टाइम पे, वो भी सिसिली सॉन्डर्स के द्वारा। एंड अगर हम पूरी हिस्ट्री जानेंगे पैलिएटिव केयर की, तो ये पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट है, ये वर्ड भी जो कॉइन हुआ है वो 1974 से पहले नहीं यूज़ किया गया है, या ये टर्म जो है वो 1974 के बाद ही आया। तो मदर टेरेसा जो ऑर्गेनाइजेशंस या शेल्टर होम चला रही थी वो आपके मॉडर्न पैलिएटिव हॉस्पिटल से 15 साल पहले से चला रही थी। तो उनका जो होस्पाइसेस था वो एक ट्रेडिशनल होस्पाइस था, एक मॉडर्न मेडिकल हॉस्पिटल नहीं था। यदि आप एक क्लोज फ्रेंड या कलीग बोल सकते हैं मदर टेरेसा की, वो है मैरी प्रेरणा पियरिक।
और उन्होंने ये चीज़ कहा है कि मदर टेरेसा ने कभी हॉस्पिटल्स नहीं रन किए, बल्कि उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव शेल्टर होम रन किया है जो ऐसे लोगों के लिए था जिनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता था और उनको बीमारियां होती थी और उनको हॉस्पिटल्स अपने हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर देते थे, या उनके पास घर नहीं होता था, वो सड़क पे रहते थे। तो ऐसे मरने वाले लोगों के लिए उसने एक ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर या हेल्थ शेल्टर स्टार्ट किया था। तो ये जो आप बात करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही क्रूएल काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर या इंस्टीट्यूशन वो चला रही थी, तो ये पहली बात थी ही नहीं। अगर आप ये देखेंगे तो उनके ऑर्गेनाइजेशंस में आपको सिस्टर्स मिलेंगी, वॉलंटियर्स मिलेंगे जो पेशेंट्स की फीडिंग करती थी, उनके ड्रेसिंग करती थी और इवन यहाँ तक कि उनको मॉरली सपोर्ट भी करती थी, स्पिरिचुअली भी सपोर्ट करती थी। तो मदर टेरेसा का जो अट्रैक्शन है वो उनके हॉस्पिटल या मेडिसिन पे नहीं था, वो उनके कंफर्ट में था जो वो ऐसे लोगों को बांट रही थी जिनको सोसाइटी ने इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल्स ने रिजेक्ट कर दिया था। तो उनका मिशन ऐसे लोगों के लिए था कि उनकी हेल्प करना, एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना जिसको कभी हॉस्पिटल्स में चांस नहीं मिला अपने ट्रीटमेंट को अपने लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम डाइंग डिस्ट्रीट्यूट्स आप ये देखेंगे कि वो लेपर सेंटर्स भी उन्होंने खोले, यहाँ तक कि उन्होंने मेंटली चैलेंज्ड ऑर्फन्स के लिए शेल्टर होम्स खोले, ओल्ड एज होम्स खोले। तो ये सारे जो उनके वर्क्स हैं उनको हम कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और आप एक ट्रेडिशनल, वो भी इंडिया में इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल होस्पाइस को आप 1967 या 74 के टाइम पे एक मॉडर्न होस्पाइस से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज की लिमिट थी या रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते थे वो बहुत लिमिट थे। तो हम जब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि मदर टेरेसा ने जो पेन किलर्स हैं उसको कभी यूज़ नहीं किया और अपने पेशेंट्स को सफ़र करवाया, तो ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स जो हम सुन रहे हैं वो एक बायस अप्रोचेस से आ रही है। वो है क्रिस्टोफर हिचन्स की, जिन्होंने अपने बहुत ही लूप साइडेड अप्रोच रखे हैं एंड स्पेशली उन्होंने डॉक्टर फॉक्स के आर्टिकल का यूज़ किया है। जितने भी आप द हेल्थ एंजल आप देखोगे या फिर मिशनरी पोजीशन देखोगे जो उनकी बुक्स है, तो उन्होंने सारे सोर्सेस डॉक्टर रॉबिन फॉक्स की आर्टिकल से उठाए। तो सबसे पहले एज अ सीकर आप डॉक्टर फॉक्स के आर्टिकल पढ़ो, एंड डॉक्टर फॉक्स ने अपने आर्टिकल में स्पेसिफिकली क्रिटिसिज्म करने से पहले उन्होंने एक पॉइंट डाला था, और वो ये है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया था मदर टेरेसा को ऑन 3 रीजंस की वजह से। पहला था कि उनका जो होस्पाइस था मदर टेरेसा का वो एक ओपन डोर पॉलिसी था, एंड उनके जो होस्पाइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लेanलीनेस को सपोर्ट करते थे। एंड तीसरा कि वो किस तरीके से पेशेंट्स के वूंड को ठीक कर रही होती हैं या फिर ड्रेसिंग कर रही होती हैं। तो इस बात को डॉक्टर फॉक्स ने अप्रिशिएट किया है अपने आर्टिकल के स्टार्टिंग पॉइंट पे। इवन इन फैक्ट उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट भी किया है कि बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं वो सड़क पे मर जाते हैं, एंड हमें मिशंस ऑफ चैरिटीज़ को थैंक और अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए उन्होंने शेल्टर होम्स बनाए। उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि जितने भी होस्पाइसेस थे उन्हें एज अ काउंटर होम्स बनाया गया,
जिनको हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलती थी और जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। अब जो हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो डॉक्टर फॉक्स ने इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया था कि मिशंस ऑफ चैरिटीज़ में आपको लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नहीं अवेलेबल होते थे। आप ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। और उन्होंने अपने नोट पे मदर टेरेसा के बारे में ये चीज़ लिखा भी था कि वो वीक पेन किलर्स यूज़ करते थे, बट नॉट द स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स जो कि मॉर्फिन है। और इसी एक्यूजेशन को या फिर इसी क्रिटिसिज्म को डिबंक करने के लिए या फिर इस चीज़ को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए जो 3 मेडिकल पीपल थे, दैट वेर डेविड जेफरी, जोसेफ ओनील एंड गिली बर्न्स। एंड गिली बर्न्स जो हैं वो फाउंडर हैं कैंसर रिलीफ ऑफ इंडिया के लिए। माय पार्डन, मैंने गलत बोल दिया। जो गिली बर्न्स हैं वो फाउंडर हैं आपका कैंसर रिलीफ ऑफ इंडिया के। तो उन्होंने डॉक्टर फॉक्स को रिस्पॉन्ड किया ये बताने के लिए कि पेन किलर्स अवेलेबल क्यों नहीं थे इंडिया में, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन था डॉक्टर्स और नर्सेस को, ड्रग्स काफ़ी कम अवेलेबल थे, एंड तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है गवर्नमेंट लेजिस्लेशन ने स्ट्रिक्ट लॉज लेकर के लाए थे। तो ये पॉइंट को मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो है लॉज। आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस आप ये देखोगे कि ओपीएम जो कि एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर बनाने के लिए एक रॉ यूज़ होता है, दैट इज़ ओपीएम। तो ओपीएम का जो यूसेज है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया गया था। इर्रिस्पेक्टिव आप कहीं पे भी यूज़ करो, चाहे वो आप मेडिकल सेक्टर में भी यूज़ करोगे तो उस पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाए गए थे। इवन आप कैंसर पेशेंट्स को भी आप अगर उस टाइम पीरियड में उनकी स्टडी करोगे तो वो भी सफ़र कर रहे थे क्योंकि लैक ऑफ पेन किलर्स थे वहाँ पे भी। तो इसी बात को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लॉज पास हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद में, जैसे ये था कि इंडिया ओपीएम कॉन्फ्रेंस, डेंजरस ड्रग्स एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, एंड उसके बाद 1959 में तो ओपीएम का सेल पे ही कंप्लीटली प्रोहिबिशन लग गया था। सिर्फ आप साइंटिफिक या रिसर्च पर्पस के लिए ही लिमिटेड ओपीएम यूज़ कर सकते थे, लेकिन नॉर्मल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ में आप यूसेज नहीं कर सकते थे। तो इट वाज नॉट कि मदर टेरेसा ने जानबूझ करके पेन किलर्स नहीं दिए। आपके जो लॉज हैं, आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसी के अंडर में रह करके सबको काम करना था। तो ये सिर्फ मदर टेरेसा के जो शेल्टर होम थे वहाँ पे पेन किलर्स यूज़ नहीं हो रहे थे, ऐसा कोई क्लेम या क्रिटिसिज्म या एक्यूजेशन नहीं था। ऑल ओवर इंडिया में जितने हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे पेन किलर्स अवेलेबल नहीं थे। तो ये कहना या ये पूरा ब्लेम डालना कि मदर टेरेसा जानबूझ करके नहीं दे रही थी, वो कम्प्लीटली बायस है। आपके पास अगर कोई एक्ट है कंट्री में तो आप उस एक्ट के अगेंस्ट में जाके काम नहीं कर सकते हो अगर आप इंडिया में रह रहे हो, क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ मेकर्स एंड लॉज एंड एक्ट्स को फॉलो करना है। तो इसी बात पे हम और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे जाते हैं, वो है ओपीएम। तो आप ये जानेंगे कि ओपीएम एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो पेन किलर्स बनाने में कॉमनली यूज़ होता है। तो इंडिया में भी अगर आप जानेंगे कि ओरल मॉर्फिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, एंड वो इंडिया में ही लाया गया है 1988 के टाइम पे। आप ये टाइम पीरियड नोट करो, 1952
1948 में जब मदर टेरेसा ने अपने शेल्टर होम्स बनाए, फिर 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की, फिर उन्होंने बहुत सारे शेल्टर होम्स बनाए लेपर्स के लिए, डाइंग डेस्टिट्यूट्स के लिए, ऑर्फेनेजेस एंड सूप किचन्स, उसके बाद शेल्टर होम्स, ओल्ड एज होम्स। तो इतनी चीज़ें उन्होंने जो स्थापित की थी वो 1950s 1960s के टाइम पे की थी। उस टाइम पे पेन किलर्स इंडिया में यूज़ नहीं होते थे। तो आप ये जान सकते हो कि आप 1988 में जब पहला ओरल मॉर्फिन लाया गया इंडिया में, तो जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स का यूसेज है वो बहुत बाद में आया इंडिया में। अगर हम पैलिएटिव केयर, जो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में एक डिफरेंशिएट बताया था, तो अब हम जानते हैं कि जो पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट है वो वर्ल्ड वाइड, अगर जो पहला मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड वाइड जो पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट देता है, वो वर्ल्ड वाइड ही स्थापित हुआ था 1974 के टाइम पे, वो भी कोई वेस्टर्न कंट्री में। इंडिया में जो पहला पैलिएटिव केयर इंस्टीट्यूशन है वो 1986 में बना गया है और उसका नाम है शांति अवेदना सदन। तो शांति अवेदना सदन पहला पैलिएटिव केयर इंस्टीट्यूशन बना इंडिया में 1986 के टाइम पे, और वर्ल्ड में पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूशन 1974 के टाइम पे आया। सोचिए ये कितनी साल के बाद की बात है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर आप WHO की रिपोर्ट भी देखोगे, जो कि पोस्ट नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के बाद में आई थी, तो WHO ने एक रिपोर्ट लिखा था, उसमें ये बताया था कि इंडिया में बहुत लिमिटेड पैलिएटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, इंक्लूडिंग कैलकाटा हॉस्पिटल्स में भी। और ये भी जानेंगे कि इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ डेथ इंडेक्स है उसमें इंडिया को 87 रैंक में रखा हुआ है। सॉरी, माय बैड। इंडिया की जो रैंकिंग है क्वालिटी ऑफ डेथ इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इंडिया की रैंकिंग 67 है आउट ऑफ 80 कंट्रीज। और ये जो रैंकिंग है वो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट ने दिया है 2015 में इंडिया के बारे में, वो भी क्वालिटी ऑफ डेथ इंडेक्स को लेकर के। तो और हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर फॉक्स की जो आर्टिकल है वो पोस्ट NDPS के बाद में आई है। NDPS जो शॉर्ट फॉर्म है वो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का शॉर्ट फॉर्म है। ये एक एक्ट था जो इंडिया में आया गया था क्योंकि उनको स्ट्रिक्ट लॉज बनाने थे ओपीएम के यूसेज को लेकर के। और एक चीज़ है जो मैं एक्चुअली भूल गई थी और ये फिर भी मैं मेंशन कर देती हूँ कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 3 कन्वेंशन में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 3 कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने। वो है 1961 में, वो है सिंगल कम्युनियन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स। फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1971 में कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। फिर उन्हें पार्टिसिपेट किया था 1985 के टाइम पे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के टाइम पे। तो आप ये जान सकते हैं कि जितनी भी कन्वेंशंस उन्होंने पार्टिसिपेट की वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थी ड्रग्स को यूसेज को लेकर के। ठीक है, तो इस चीज़ का ब्लेम डालना कि मदर टेरेसा ने पर्पसली पेन किलर्स नहीं दिए, वो काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल और बिना कोई रैशनल आर्ग्यूमेंट के है। आप अगर डॉक्टर फॉक्स के भी आर्टिकल पढ़ोगे तो उन्होंने जो टर्म यूज़ किया है वो है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पेन किलर्स, वो भी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। और उन्होंने ये नोट भी दिया था कि
मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन में वीक पेन किलर्स यूज़ होते थे जो उन्हें पसंद नहीं था, और उनको ये लगता था कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स अवेलेबल होने चाहिए. अवेलेबल इज़ द वर्ड यूज्ड. ठीक है, तो ये हमारा दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट जो हमने प्रेजेंट किया, वो भी डॉक्टर फॉक्स की आर्टिकल से, जो कि उन्होंने एक एप्रिशिएटिव अप्रोच रखा था मदर टेरेसा के चैरिटी वर्क पे अपने स्टार्टिंग ऑफ द आर्टिकल में ही, जिनको हम बोलते हैं प्रीफेस. तो अब हम तीसरी आर्ग्यूमेंट के बारे में जो जानते हैं, वो मदर टेरेसा के ऊपर ये लगाया जाता है कि वो डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ नहीं करती थी, बल्कि नीडल्स को रीयूज़ करती थी. और ये जितने भी क्रिटिसिज्म हैं, तो ये डॉक्टर फॉक्स की आर्टिकल से लेकर के आते हैं. तो डॉक्टर फॉक्स ने कभी हाइजीन को लेकर के कोई क्रिटिसिज्म दिया नहीं है. एज आपको मैंने बहुत स्टार्टिंग के आर्टिकल में ही बताया था, जो हम सेकंड पॉइंट को जब हम बात कर रहे थे, कि उन्होंने 3 पॉइंट्स पे मदर टेरेसा को अप्रिशिएट किया था, जिसमें से दूसरा पॉइंट था उनकी क्लेanलीनेस. तो डॉक्टर फॉक्स ने कभी भी अपने आर्टिकल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाले हाइजीन को लेकर के. और रही बात डिस्पोजेबल नीडल्स की, तो आपको ये बात बहुत इम्पॉर्टेंटली जानना है कि 1950 के टाइम पे डिस्पोजेबल नीडल इन्वेंट तो हुए थे, लेकिन उनको यूज़ नहीं किया जाता था, बल्कि आपका जो नीडल्स को रीयूज़ करने वाला कॉन्सेप्ट था वो कॉमन थी. जब आपका एड्स एपिडेमिक आया, वो भी 1980s के टाइम पे, तब लोग इस बात को ज़्यादा ध्यान देने लगे. इवन अगर आप डॉक्टर्स को देखेंगे, तो डॉक्टर्स भी, मैं इंडियन डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, कभी भी नीडल्स को डिस्पोज नहीं करते थे उस टाइम ऑफ पीरियड में. और उन्होंने भी कॉमनली प्रैक्टिस किया है नीडल्स को रीयूज़ करना. एंड बहुत टाइम तो वो स्टेरलाइज भी नहीं करते थे, या प्रॉपर डीस्टेरलाइजेशन भी नहीं करते थे नीडल्स के लिए, उनको यूज़ करने से पहले. और अगर आप WHO की रिपोर्ट देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि अराउंड 3 लाख पीपल इंडिया में एनुअली मरते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ डर्टी सिरिंजेस. ये WHO की रिपोर्ट है. और एक लैंडमार्क स्टडी हुई थी 2005 में, और वो भी जिन ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, वो एक इंडियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको हम बोलते हैं क्लेन प्रोग्राम इवैल्यूएशन नेटवर्क स्टडी. और उन्होंने एक प्रॉपर रिसर्च किया था, और उनका रिसर्च का टाइटल भी था असेसमेंट ऑफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस इन इंडिया. ये एक पेपर था, और उन्होंने इस पेपर को स्टडी करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि 62% ऑफ इंजेक्शन जो इंडिया में 2005 के पीरियड में जब ये स्टडी की गई, 62% ऑफ इंजेक्शन जो कंट्री में यूज़ होते हैं वो अनसेफ होते हैं. तो आप सोचिए, 2005 के टाइम पे भी डर्टी सिरिंजेस लोग यूज़ कर रहे होते हैं. और उन्होंने ये पॉसिबिलिटी भी बताई कि इतनी अनहाइजीन होती थी कि आपको ब्लड बॉर्न वायरसेस भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लाइक HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C. क्योंकि जो ग्लास सिरिंज होता था उसको इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज किया जाता था. इवन इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया था कि जो प्लास्टिक डिस्पोजेबल सिरिंजेस होते हैं उनको रीयूज़ भी किया जाता था. ये 2005 की रिपोर्ट है. तो मदर टेरेसा की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने जब नीडल्स को रीयूज़ किया तो वो 1950s 1960s के टाइम पीरियड पे किया, जहाँ पे ओवर दी वर्ल्ड में आपका नीडल्स को रीयूज़ करना एक कॉमन प्रैक्टिस था. इवन आपका जो डिस्पोजेबल नीडल्स है वो 1980s के बाद में लोगों ने
यूज़ करना शुरू किया या मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने यूज़ करना शुरू किया जब आपकी डिजीज़ेज़ लाइक एड्स या आपकी जो ट्रांसफरेबल डिजीज़ेस है वो सब जब वर्ल्ड में आई। तो ये सारी बातों को हम जब जानते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि ये क्रिटिसिज्म कितनी ज़्यादा बेसलेस है। और अगर आपको बहुत ही एक प्रॉपर बुक पढ़नी है तो वो नवीन चावला की है। तो नवीन चावला ने मदर टेरेसा के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है एंड नवीन चावला एक आईएएस ऑफिसर थे उस टाइम पीरियड में। तो उन्होंने अपने बुक में बहुत ज़्यादा मदर टेरेसा के बारे में, उनके मिशंस ऑफ चैरिटी के बारे में, किस तरह से वो वर्क करती थी, किस तरह से वो ट्रीटमेंट देती थी ऐसे लोगों को, इन सारी डिटेल्स के बारे में आप उस बुक को पढ़ सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। तो नवीन चावला एक ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने आई विटनेस, अपने आंखों देखे के द्वारा उन्होंने एक बुक लिखी है मदर टेरेसा के बारे में। तो आप वो बुक को पढ़ सकते हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। मदर टेरेसा की बायोग्राफी है। तो ये इंटायर पॉइंट को मैं इसीलिए लाना चाह रही हूँ कि ये काफ़ी अनफेयर होगा मदर टेरेसा को कंपेयर करने के लिए, वो भी एक वेस्टर्न मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से। और आप क्या करते हैं कि हम एक वेस्टर्न मेडिकल पैलिएटिव केयर के स्टैंडर्ड से एक ट्रेडिशनल होस्पाइस को, 1950s के होस्पाइस को कंपेयर करते हैं, वो भी उस पीरियड में जहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज था भारत में, जहाँ पे जो लेजिस्लेशन था उन्होंने बहुत सारा एक्ट्स निकाल करके रखा था ड्रग्स यूसेज को लेकर के। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशंस में आपको ये मिलेंगे कि कुछ रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे और इनका रीजंस ये है। तो आप ये जान सकते हैं कि मदर टेरेसा ने कभी इंटेंशनली ये चीज़ों को नहीं किया है। शी वॉज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। वो लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही अपने कामों को कर रही थी। जिस तरह का उस टाइम पे ट्रेंड था मेडिकल्स का या मेडिकल स्टैंडर्ड का, उस टाइम पे जो ट्रेंड था या कल्चर था, वो वही चीज़ फॉलो कर रही थी। देयर वाज नथिंग कि कुछ एक्सेप्शनल था। हाँ, उनका एक्सेप्शनल काम उनका प्रेम था, जो वो गरीबों के प्रति, डाइंग डिस्ट्रीट्यूट्स के प्रति, ऑर्फेनेजेस के प्रति, लेपर्स के प्रति वो दिखा रही थी। यही डिफरेंस था उनका। तो जो हम नेक्स्ट क्रिटिसिज्म की ओर आते हैं वो ये बात पे है कि मदर टेरेसा जो पेन किलर्स हेल्ड करती थी या जो पेन किलर्स नहीं देती थी, तो उनके द्वारा उन्हें ये लगता था कि सफरिंग दे करके वो जीसस के क्लोज उन्हें ले जाया जा रहा है या फिर जीसस के सफरिंग और पेन को वो समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो आर्ग्यूमेंट है ये हिचिंस ने बहुत ही ज़्यादा एक सटायरिकल कमेंट दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि लाइक ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि जब पुअर इस तरह के पैशन शेयर करते हैं जो क्राइस्ट ने शेयर किया है, कि वो भी सफ़र कर रहे हैं क्योंकि जीसस ने सफ़र किया था। एंड उन्होंने एक बहुत ही यू कैन से कि कमेंट किया था बहुत ही मजाक उड़ाते हुए, और ये कहा था कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है जब गरीब लोगों को सफ़र कराया जा रहा है। तो उनका ये जो कोट था उन्होंने इसीलिए कहा ताकि वो ये एक शो कर सके कि मदर टेरेसा एक सेडिस्ट थी। तो सेडिस्ट वो होते हैं जो बेसिकली दूसरों के सफरिंग में उन्हें बहुत मज़ा आता है या फिर उन्हें बहुत अच्छा लगता है दूसरों की सफरिंग को देखते हुए। तो हिचिंस की जो मिस कैरेक्टराइजेशन है वो एक कैथोलिक बिलीफ को लेकर के आती है जिनको हम बोलते हैं रिडेम्पटिव सफरिंग। और जो ये रिडेम्पटिव सफरिंग है उनका ये मतलब होता है कि जब आप जितना सफ़र करते हो तो उतना ही ज़्यादा आप जीसस के क्लोज आते हो या जीसस के सफरिंग के ज़्यादा क्लोज आते हो। एंड
ये जो भी कॉन्सेप्ट है, पहला बात, ये दोनों, ये जो रिडेम्पटिव सफरिंग है, ये कॉन्सेप्ट नाइदर कैथोलिसिज्म में है, ना ही कभी क्रिश्चियनिटी ने इस कॉन्सेप्ट को होल्ड किया है। और दूसरी बात है कि कभी भी कैथोलिक्स ने रिडेम्पटिव सफरिंग एक वर्ड लेकर के गरीबों को सफ़र कराया है, उनके पेन को सफ़र कराया है। ये जो इल्ज़ाम है, ये पहली बात की बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल है, क्योंकि अगर हम हिचिन्स की ये जो कमेंट्री भी देखें तो ये जानेंगे कि उन्होंने तो पहली बात की डॉक्टर फॉक्स के बहुत सारे पॉजिटिव नोट्स को डिस्क्लेम ही कर दिया या उनको दिखाया भी नहीं। इनफैक्ट डॉक्टर फॉक्स ने ये चीज़ अपने आर्टिकल में ये कहा भी था कि इनमेट्स जो थे या फिर जो पेशेंट्स थे वो ऑलरेडी ही सफ़र कर रहे थे, क्योंकि उनको हॉस्पिटल में कभी एडमिशन मिला ही नहीं या फिर उनको हॉस्पिटल में कभी ट्रीटमेंट मिला ही नहीं। तो क्या हम ये समझ लें कि गरीबों को या फिर जो डाइंग डेस्टिट्यूट्स थे उनको रास्ते पे ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये इजी वे है उनको सफ़र कराने के लिए? तो ये बातें बहुत ही ज़्यादा बेतुकी हो जाती और इसका कोई रैशनल कंक्लूजन नहीं निकलता है, क्योंकि मदर टेरेसा ने अपने खुद की प्राइवेट राइटिंग्स में भी ये कहा है कि जब भी वो गरीबों के दुख को देखती थी तो वो उनके वर्ड्स यही होते थे कि ये सारे लोग परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं और इनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार हो रहा है। तो इसीलिए वो अपना हाथ बढ़ाती थी और उनको जो भी जितना अपना कैपेबिलिटी था उतना हेल्प वो देती थी। अगर वो सैडिस्ट होती तो वो उनको रास्ते पे ही छोड़ देती वैसे ही, और उनको वैसे ही मरने वाली हालत में देख करके बड़ी खुश होती। तो पहला बात तो उन्होंने वैसा कुछ किया नहीं, और इवन जब वो ज़िंदा भी थी तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलने पड़े। इवन जब वो मर भी गई तो भी उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलने पड़े, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ कर रही थी जो बहुत लोग नहीं करते हैं। इवन आई गेस कि क्रिस्टोफर हिचिन्स ने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया होगा कि उन्होंने कभी जा करके गरीबों की टू एन एक्सटेंट हेल्प भी की होगी जिस लेवल पे मदर टेरेसा ने किया। फिर अगर हम कैथोलिक चर्च की पोजीशनिंग देखें रिडेम्पटिव सफरिंग और पैलिएटिव केयर को लेके, तो कैथोलिक थियोलॉजी के अकॉर्डिंगली कभी ये रिडेम्पटिव सफरिंग कोई एक सब्जेक्ट नहीं है कि अगर हम लोगों को सफ़र कराएं तो वो जीसस के क्लोज आ सकते हैं। इवन कैथोलिक चर्च ने परमिट किया है नार्कोटिक यूज़ का पेन मैनेजमेंट में, कि यदि कहीं ऐसा ट्रीटमेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन सफरिंग है तो नार्कोटिक्स वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पोप पायस 12 ने ये अफर्म किया था बहुत पहले कि अगर आप नार्कोटिक्स यूज़ करते हैं तो उससे जो आपका कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो सकता है एंड लाइफ का जो आपका लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट हो सकता है। बट ये दो कॉजेज़ या ये दो कंडीशंस फिर भी लायबल नहीं है नार्कोटिक्स नहीं यूज़ करने के लिए। इनफैक्ट चाहे ये दो रीजंस साइड इफ़ेक्ट्स क्यों भी नहीं हो, मतलब चाहे ये नार्कोटिक्स ड्रग्स के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स क्यों ना हो, लाइक रिडक्शन इन कॉन्शियसनेस या फिर शॉर्टनिंग इन लाइफ, फिर भी ये मैंडेटरी है कि आप नार्कोटिक्स को यूज़ करें, स्पेशली अगर जहाँ पे पेन मैनेजमेंट के सेक्टर पे। इवन जो आपके एथिकल एंड रिलीजियस डायरेक्टिव्स हैं कैथोलिक हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, उन्होंने ये नोट दिया भी है कि अगर कोई इंसान है जो मरने वाले हालत में है या फिर जो मरने वाला है तो उसको मेडिकल कैपेबिलिटीज़
अवेलेबल कराई जाएं एंड उसके पेन या जो भी उसे लास्ट मोमेंट या डाइंग स्टेज पे जो भी तकलीफ़ें हो रही हैं, तो उन तकलीफ़ों से उसको थोड़ा एलिवेट किया जाए, उनके पेन को थोड़ा सप्रेस किया जाए एंड इन कारणों के वजह से आप उसको नार्कोटिक्स या फिर पेन किलर्स प्रोवाइड ज़रूर करें। इवन इनफैक्ट हम ये चीज़ें जानते हैं कि मदर टेरेसा की जो ऑर्गेनाइजेशन थी या जो वो खुद भी थी, उन्होंने कभी भी किसी इंसान को सफ़र नहीं कराया। इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा रूरल एरियाज़ में जाती थी एंड लोगों के जो भी ट्रीटमेंट या फिर जो भी वो सफ़र कर रहे होते थे मेडिकल लेवल पे, कि या उन्हें कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी रूरल एरियाज़ में, तो उनके पास जितना भी रिसोर्सेज था, लिमिटेड रिसोर्सेज था, तो उन सारे लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू वो लोगों की हेल्प करती थी। इवन एक उनका पर्सनल एग्जाम्पल भी है, जब उनको पोप ने कार गिफ्ट किया था तो उन्होंने उस कार को बेच दिया और उस कार के पैसे से जो कुछ भी पैसे आए तो इमीडिएटली उन पैसों से उन्होंने रिसोर्सेज खरीदे, मेडिसिन्स खरीदे और जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है लोगों के लिए, स्पेशली गरीब लोगों के लिए, उन्होंने उन चीज़ों में उस पैसे को खर्च कर दिया। तो पहली बात, मदर टेरेसा ने अपने एक्शन के थ्रू ये दिखा दिया था कि वो कितना ज़्यादा उन लोगों से प्यार करती थी जिनको दुनिया ने ठुकरा दिया है, जिनके लिए संसार, उन लोगों के लिए जिनको संसार पूछता भी नहीं था। तो मदर टेरेसा के एक्शन से हम ये जानते हैं कि वो बहुत सही काम कर रही थी और वो गरीबों की मदद कर रही थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्रिटिसिज्म की ओर बढ़ते हैं और ये है कि मदर टेरेसा ने अपने लिए एक वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट यूज़ किया एंड बाकियों को उसने ट्रेडिशनल होस्पाइस की ट्रीटमेंट दी। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये काफ़ी ज़्यादा बायस काइंड ऑफ जजमेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके जो क्रिटिक हैं या जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है वो हिचिंस के तरफ से आ रहे हैं। और आपने और हम सब ने यहाँ पे देखा है कि हिचिंस ने डेलिबरेटली डॉक्टर रॉबिन फॉक्स के बहुत सारे पॉइंट्स को मेंशन नहीं किया अपने बुक में, जो मदर टेरेसा के फॉर्म में बोला गया था या मदर टेरेसा को अप्रेस करने के लिए बोला गया था। तो हम यही क्रिटिसिज्म को फिर से नवीन चावला जी की बुक से देखते हैं और उन्होंने बहुत जगहों पे नोट्स में ये क्लेम किया है और ये बताया भी है कि किस तरह से मदर टेरेसा को प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इवन इनफैक्ट उन्हें जब भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया वो उनके विल के अगेंस्ट किया गया था, वो भी उनके कोवर्कर, उनके फ्रेंड्स के द्वारा। तो आप ये भी देखेंगे कि जो डॉक्टर्स थे वो उन्हें अपने विल के चलते, लाइक इट वाज लाइक कि डॉक्टर्स का मन कर रहा है इसीलिए वो मदर टेरेसा को विज़िट करते थे जब वो बीमार रहती थी। इवन इनफैक्ट जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे जो कि नरसिम्हा राव जी थे, उन्होंने तो फ्री ट्रीटमेंट ऑफ़र किया है था मदर टेरेसा को, ताकि वो कहीं भी जा कर के अपना फ्री में इलाज करवा सकती थी। और उन्होंने इस चीज़ को मेंशन भी बहुत बार किया था कि किस तरीके से जब वो स्क्रीप्स क्लिनिक में एडमिट थी तो उनको वहाँ की जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स थी, जो हॉस्पिटल के इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स थे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। इवन इनफैक्ट एक टाइम पे उन्होंने हॉस्पिटल से भागने की कोशिश भी की थी। एंड बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लाइक अगर आप देखेंगे डॉक्टर्स फ्रॉम सैन डिएगो, डॉक्टर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क, टाइम टू टाइम एंड इवन डॉक्टर्स फ्रॉम कैलकटा, जब टाइम एंड टाइम जब वो विज़िट करते थे मदर टेरेसा को, या फिर मदर टेरेसा जब भी कोई
दूसरे कंट्रीज़ गई हैं अपने सोशल वर्क के लिए, तो वहाँ के डॉक्टर्स जब उन्हें देखने के लिए आते थे तो वो अपने विल के चलते आते थे, उनका मन करता था तो वो विज़िट करते थे उनको। जैसे इवन इन फैक्ट आप ये देखेंगे कि 70 ईयर ओल्ड एक आर्टिस्ट हैं सुनीता कुमार, जो कि 36 ईयर्स से मदर टेरेसा के साथ काम कर रही थी, और उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है कि किस तरीके से मदर टेरेसा को एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाना उनको उतना पसंद नहीं आता था। इवन इन फैक्ट आप ये भी देखेंगे और ये जानेंगे भी कि जब उनको स्क्रीप्स में एडमिट किया गया था 1991 में, तो ये उनको एडमिट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उनके फिजिशियंस के द्वारा। ठीक है, तो इवन आप जब ये भी जानेंगे, जब वो अनप्लान्ड एक विज़िट करती हैं टिजुआना में या फिर सैन डिएगो में, तो ये दो जगह हैं जहाँ पे वो मदर टेरेसा गई थी अपने सोशल वर्क के लिए। एंड जब वो अपने टूर पीरियड में ही थी तो अचानक से उनको बैक्टीरियल निमोनिया हो गया था, एंड इसके चलते उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। एंड उस टाइम पे किस तरीके से उनको वहाँ की एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही थी, और यही वहाँ के डॉक्टर्स के विटनेस अकाउंट्स हैं। एंड इवन इन फैक्ट आप उनके जो पर्सनल फिजिशियन थे विच वॉज पैट्रिशिया ऑबनेल 1990 के टाइम पे एंड टिल 1997, तो जो पैट्रिशिया ऑबनेल थी वो 1990 एंड 1997 तक के पीरियड में मदर टेरेसा के साथ में रहती थी। शी वॉज लाइक कि वो उनकी पर्सनल डॉक्टर थी। तो उन्होंने इस बात का अपने स्टेटमेंट में ये बार बार कहा था कि वो मदर टेरेसा उनकी सबसे वर्स्ट पेशेंट थी, और इसका कारण भी उन्होंने ये दिया है कि वो हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। इवन इन फैक्ट जब पैट्रिशिया ने प्रोटेस्ट किया था मदर टेरेसा के अगेंस्ट में कि मदर टेरेसा वेंटिलेशन यूज़ नहीं करना चाह रही थी अपने ट्रीटमेंट के दौरान, और आपको ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे डॉक्टर्स के जो उनके साथ उठना बैठना करते थे, जिन्होंने इस बात का यही बखान किया है या यही बताया भी है कि मदर टेरेसा को एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स पसंद नहीं थे, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो और जो हम ये एक बहुत बेसलेस आर्ग्यूमेंट हम जो ले करके आते हैं कि मदर टेरेसा फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रही होती हैं एक फ़र्स्ट क्लास टिकट में, या यू कैन से कि बिजनेस क्लास टिकट में वो ट्रैवल कर रही होती हैं, तो ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक भारत रत्न अवॉर्डी हैं। एंड भारत रत्न इंडिया की सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो मदर टेरेसा को 1980 के टाइम पे मिला गया था। और जब ये अवार्ड किसी इंसान को मिलता है तो उसके साथ अटैच्ड कुछ बेनिफिट आपको एज एन इंडिविजुअल मिलते हैं। एंड वन ऑफ द बेनिफिट ये था कि वो लाइफ टाइम में कभी भी अगर कोई फ्लाइट से ट्रैवल कर रही होती हैं तो उनको फर्स्ट क्लास टिकट फ्री में मिलता है ट्रैवल करने के लिए। और ये बात एज जिम टाउवी ने ये कहा भी है और इस बात का खंडन किया है कि जो महिला पुअरेस्ट कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल करती थी ट्रेन्स में, ताकि वो रूरल से रूरल एरिया जा सके, लोगों को हेल्प पहुंचा सके, चैरिटी वर्क कर सके, वो अगर कभी लग्जूरियसली ट्रैवल भी कर ले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने पैसे पे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि उसे एज अ बेनिफिट मिला है क्योंकि वो भारत रत्न अवॉर्डी हैं। तो ये क्लेम करना कि वो ट्रैवल करती थी फ्री में, वो ट्रैवल करती थी एक्सपेंसिव लग्जूरियस टिकट्स, बिजनेस क्लास टिकट्स में, तो ये काफ़ी बेतुकी बातें हैं और ये काफ़ी लाफेबल भी हैं और इर्रेशनल है।
फिर हम अभी नेक्स्ट और द लास्ट क्रिटिसिज्म को देखेंगे, वो है कि मदर टेरेसा ने अपने डोनेशन का मिसयूज़ किया। तो पहली बात यह है कि जब आप ऐसा बहुत ही फ्रॉड काइंड ऑफ स्टेटमेंट देते हो किसी के भी अगेंस्ट में, उसके कोई हार्ड एविडेंस होने चाहिए। और अगर हम मदर टेरेसा की बात करें तो वहाँ पे आपको कोई भी एक ठोस सबूत या एक हार्ड एविडेंस नहीं मिलेगा कि मदर टेरेसा ने या फिर मिशंस ऑफ चैरिटी ने कभी अपने डोनेशंस को मिसहैंडल किया है जब वो जिंदा थी उस पीरियड के टाइम पे। और इवन इनफैक्ट अगर आप मिशंस ऑफ चैरिटी या मदर टेरेसा के पूरे जीवनी शैली को देखेंगे तो उन्होंने कभी भी कोई एक लग्जूरियस लाइफ नहीं जी, ना ही उन्होंने कभी अपने नाम से कोई इन्वेस्टमेंट किया या कोई बिजनेस खड़ा किया। क्योंकि आप ये जानते भी हैं कि जब कोई नर्स बनती हैं या फिर जब कोई सिस्टर बनते हैं तो उन्हें वाव लेना पड़ता है, उनके सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके अगेंस्ट वो नहीं काम कर सके। और इनके यही कारण जो था कि वो कभी लग्जूरियस लाइफ नहीं जीती थी। इवन इनफैक्ट हिचिंस ने अपने इस सोर्स में ये कहा था कि जो बैंक में जो पैसे अवेलेबल होते थे वो सिस्टर्स को अवेलेबल नहीं होते थे ताकि वो अपना लाइफ स्टाइल को जी सके या लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सके। वो चैरिटी वर्क के लिए यूज़ होता था और उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो कभी सिस्टर्स के अंडर में नहीं आती थी। इवन इनफैक्ट बहुत सारे केसेस फाइल हुए थे एमओसी के अगेंस्ट में 2018 में। एंड उस टाइम पे बहुत एलिगेशंस लगाए गए कि एमओसी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पब्लिक होने चाहिए और उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए प्रॉपर इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। एंड इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि जो भी एक्यूजेशन लगाए गए हैं उसका ठोस एविडेंस नहीं मिल पाया है। तो हम जब आप लॉ की बुक पढ़ते हैं या आप लॉ पढ़ते हैं तो हम दो टर्म्स को जानते हैं, एक है एक्यूजेशन और एक है गिल्टी। तो जब तक इंसान को कोई हार्ड एविडेंस नहीं होता है तो हम कभी भी उसको गिल्ट नहीं मान सकते या गिल्टी नहीं मान सकते या क्रिमिनल नहीं मान सकते। तो जो भी एक्यूजेशन लगाए गए हैं वो बेसलेस थे, उनका कोई हार्ड सोर्स एविडेंस नहीं है। और ये जो भी एक्यूजेशन है वो बस रूमर्स की तरह है जिसकी कोई भी प्रॉपर डिटेल नहीं है। और उसी तरह से जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होते हैं वो कभी भी अपना अकाउंट या कभी भी अपने जो अकाउंट होते हैं उनको कभी भी पब्लिक नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स के। और अगर किसी भी इंस्टीट्यूट को अपना अकाउंट को रिवील करना पड़ता है तो वो ऑन सर्टेन चार्जेस के कारण करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने कोई पैसे दिए हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में और उस चीज़ का, उस पैसे का उस पर्टिकुलर चीज़ में इस्तेमाल नहीं हो रहा है और ऐसे एक्यूजेशन जब कोई लगाता है तभी जब उसके अगेंस्ट में कोई एक लीगल ऑर्डर आता है या फिर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक जजमेंट देती है तभी वो अपने अकाउंट्स को रिवील करते हैं। जब तक एक एक्यूज्ड का क्राइम या एक्यूज्ड के जो भी एक्यूजेशन हम लगाते हैं उसके कोई ठोस एविडेंस नहीं प्रूव हो जाते तब तक कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट किसी गवर्नमेंट के अंडर में रह के काम नहीं करती है। उनका ऑटोनोमस प्रिंसिपल्स कुछ अलग ही होता है और वो ओनली जब क्रिमिनल चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तभी वो अपने अकाउंट्स को पब्लिक करते हैं। ऑन सर्टेन ग्राउंड्स उनको अपने अकाउंट्स को रिवील करना पड़ता है। इवन आप ये भी जानेंगे कि कोई भी फ्रॉड वाले वर्ड यूज़ करने से पहले हमारे पास उसके बाद
इस बात को खंडन करने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने बहुत ज़रूरी हैं। इवन आप हिचन्स के बुक में देखेंगे तो उन्होंने ये बात कहा भी है कि जब तक कोई भी क्लेम, अगर उस क्लेम का स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता है तो वो क्लेम को भी डिसमिस कर दिया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ही हम लेके उठा सकते हैं कि अगर मिशंस ऑफ चैरिटी ने कोई फ्रॉड किया लेकिन उसके कोई ठोस एविडेंस नहीं हो सकते हैं तो उस क्लेम को या उस चार्ज को हमें डिसमिस कर देना चाहिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। तो जो भी एक्यूजेशन जो हम यहाँ लगा रहे हैं उसके स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। इवन मिस्टर नवीन चावला जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं एंड इवन उन्होंने बायोग्राफी लिखी है मदर टेरेसा के बारे में, उन्होंने ये कहा है कि जो भी पैसे मदर टेरेसा को मिलते थे वो लोगों के लिए यूज़ करती थी। उन्होंने उस पैसे को कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी में या कोई शेयर मार्केट में नहीं डाला था या उनके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी में नहीं हुई थी। एंड इवन जितने भी डोनेशन उनको मिलते थे वो क्विकली उन डोनेशंस को स्पेंड करती थी मेडिसिन फैसिलिटीज़ और मेडिकल इक्विपमेंट्स, जो बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब खरीदने में। इवन इनफैक्ट जो बेसिक राशन पानी होता है जो शेल्टर होम्स में यूज़ होता है उन सारी चीज़ों को भी खरीदने के लिए वो डोनेशंस के पैसे यूज़ करते थे। और ये जो बेसिक खर्चे होते हैं उनके हम कैलकुलेशन नहीं रख सकते क्योंकि अराउंड 517 शेल्टर होम दुनिया में हैं और जो ये सारे शेल्टर होम्स जो हैं ये गरीबों को खाना प्रोवाइड करते हैं, गरीबों को बेसिक न्यूट्रिशन वैल्यू है वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत तुरंत खर्च हो जाते हैं, आप इसको पर्टिकुलरली कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं खर्च कर पाते। तो इन सब चीज़ का डेटा किसी के पास नहीं होता है। और अगर हम बात भी करें कि उसने बहुत फ्रॉड तरीके से पैसे कमाए हैं लोगों से या पैसे निकाले हैं लोगों से, तो ये जो आर्ग्यूमेंट हम लेकर के आ रहे हैं वो चार्ल्स कीटिंग्स के थ्रू लेके आ रहे हैं। एंड चार्ल्स कीटिंग ने एक फ्रॉड किया था अमेरिका में, तो इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एज एन इंडिविजुअल उसे पता नहीं था कि कीटिंग्स वॉज अ क्रिमिनल या जो भी था वो क्रिमिनल था और ये बात किसी को पता नहीं थी। और अगर किसी क्रिमिनल ने या किसी फ्रॉड इंसान ने आपके चैरिटी में पैसे दिए तो आपको जब उसके बारे में पता नहीं है तो आप उसको दोषी कैसे मान सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक उदाहरण के तौर पे कह सकती हूँ कि अगर मैं कोई एक चैरिटी इंस्टीट्यूट चला रही हूँ और मुझे बहुत सारे डोनेशन मिलते हैं, तो अगर किसी फिल्म स्टार ने मुझे डोनेट किया या मेरी कंपनी को या मेरे ऑर्गेनाइजेशन को उसने पैसे डोनेट किए और कुछ साल के बाद में मुझे वो पता चलता है कि वो इंसान या वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई फ्रॉड केस में फंस गया है या कोई क्रिमिनल केस में फंस गया है और वो क्रिमिनल प्रूव हो गया, तो इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं बन सकता है रैशनली, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है जब चार्ल्स कीटिंग ने उन्हें डोनेट किया था और चार्ल्स कीटिंग के ऊपर जो एक्यूजेशन या केस चल रहे थे वो बहुत बाद में आए। तो ये चीज़ें जो हम जानते हैं, इस क्रिटिसिज्म को या किसी क्रिमिनल को मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना काफ़ी ज़्यादा इरैशनल है। इवन और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होके आती है कि मदर टेरेसा के बारे में जब लोग ये बोलते हैं कि वो एक सोल हार्वेस्ट बिजनेस कर रही थी, वो एक चैरिटी नहीं कर रही थी और उनका पर्पस वही था कि वो क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट कर रही हैं। तो बेसिक चीज़ हम जब ये बात करते हैं और ये एक्यूजेशन डालते हैं
तो आज के टाइम पे जो कमिटमेंट मदर टेरेसा ने दिखाया था वो आज के टाइम पे बहुत कम लोगों में ही देखने को मिलता है। आज के टाइम पे जब लोग अपने लाइफ में बिज़ी रहते हैं, अपने आप को खड़े करने के लिए बिज़ी रहते, अपने करियर को बिल्डअप करने में बिज़ी रहते हैं, उस काम को जो हम अपने लाइफ में कर रहे होते हैं, और फिर हम एक मदर टेरेसा जैसे एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंसान को हम जब देखते हैं तो मदर टेरेसा बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हैं। इसीलिए क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए काम किया, उन्होंने अपने आप को बिल्डअप नहीं किया, उन्होंने लोगों को बिल्डअप किया। और इवन हम उनके बारे में जब उनके लाइफस्टाइल के बारे में हम जानते हैं, जब उनके हम लाइफ के बारे में जानते हैं, तो इवन हम ये देखते हैं कि उन्होंने एक बहुत छोटी उम्र से ये कमिटमेंट रखा कि वो लोगों की सेवा करेंगी। जब अगर मैं अपनी पर्सनल बता भी सकती हूँ कि जब हम जितने कॉमन यूथ हैं वो एट द एज ऑफ 18 हम लोग अपने लाइफ को बनाने में बिजी रखते हैं, और मदर टेरेसा जब वो 18 वर्ष की थी तो उन्होंने अपने ऊपर एक दायित्व लिया था कि मैं जाके लोगों की सेवा करूंगी, और वो ऐसे लोग होंगे जिनको सोसाइटी ने कभी पूछा नहीं, ना सोसाइटी ने उनको अपने आप से दूर कर दिया। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट थी मदर टेरेसा के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये जानते हैं कि ऐसा प्रेम सिर्फ जीसस के थ्रू ही आ सकता है। जिसने जीसस के टीचिंग्स को पढ़ा है, जिसने जीसस के स्वाद को चखा है, जीसस के टीचिंग्स को टेस्ट किया है, वही ऐसे प्रेम का अनुभव कर सकता है। और क्रिश्चियंस का ये सबसे ग्रेटेस्ट कमीशन ये है कि लोगों की सेवा करना, और लोगों की सेवा करने के साथ साथ में परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, जिसको हम कहते हैं गॉस्पेल, और गॉस्पेल को हम गुड न्यूज़ भी कहते हैं। तो जो भी मदर टेरेसा ने जो रास्ता चुना वो डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनाने का था ही, लेकिन वो उन लोगों के लिए था जिनको सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, जिनको सोसाइटी ने अपने आप से दूर कर दिया। तो आज के टाइम पे कोई भी क्रिश्चियंस को अशेम नहीं है गॉस्पेल शेयर करने के लिए, और मदर टेरेसा उनमें से एक थी। हम क्रिश्चियंस जितने भी हैं वो कभी भी गॉस्पेल शेयर करने के लिए प्रेम नहीं दिखाते हैं, बल्कि गॉस्पेल के कारण ही ऐसा प्रेम शो करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने के लिए, और मदर टेरेसा ने वही किया, अपने समान प्रेम किया। वो उनके जख्मों को खुद ठीक करती थी, उनके जख्मों पे खुद मेडिसिन लगाती थी, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जिनको लोगों ने छुआछूत के कारण या फिर उनके गंदे डिजीज़ के कारण जो फैलती है, ऐसे ऐसे रीजंस के कारण उनको छोड़ दिया, उनको घर से बाहर निकाल दिया, या उनको रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे लोगों के लिए वो प्रेम दिखाती थी, और ये प्रेम सिर्फ और सिर्फ जीसस के कारण ही है, क्योंकि ऐसा प्रेम सिर्फ जीसस ने दिखाया है। दैट इज़ द रीज़न कि जीसस क्राइस्ट हमेशा और हमेशा यूनिक रहेंगे, क्योंकि प्रेम करने से दिखता है, और ये चीज़ें हमें गॉस्पेल से ही पता चलती हैं, और गॉस्पेल पढ़ के ही हम ऐसा प्रेम शो कर सकते हैं। और वही चीज़ें मदर टेरेसा ने अपने पूरे लाइफ में की, और वो उन लोगों के लिए की जो सड़क पे हैं या जो मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। तो अब हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि जब आप ऐसे इंसान को बिजनेस कहते हो कि वो बिजनेस करती है, चैरिटी नहीं करती है, तो आप सबसे पहले क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन देख लो, बंगाल में ही देख लो कितनी पॉपुलेशन है। तो जैसे हम 2011 के सेंसस देखेंगे तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में 0.7% के अराउंड में है।
तो इतना कम पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस का, तो ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। और उसी द्वारा हम ये भी देखते हैं कि अगर आप रूरल और अर्बन पॉपुलेशन देखोगे क्रिश्चियंस का, तो ये जानेंगे कि डेटा के थ्रू कि जो रूरल पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो ये सारे चीज़ पहली बात तो क्लियर कर देती हैं कि मदर टेरेसा ने गरीबों का कन्वर्शन कराया, जो कभी भी सच नहीं है। अगर आप देखेंगे ही कि अर्बन इंडियन रिलीजन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, हिंदूज़ का, मुस्लिम्स का 18% है, हिंदूज़ का 74% है, क्रिश्चियंस का अप्रॉक्सीमेटली 3% है। और वही चीज़ अगर आप रूरल इंडिया का देखोगे तो रूरल इंडिया में 82% हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स 12% है एंड क्रिश्चियंस 2% है। तो यही चीज़ आपको प्रूव करती है कि रूरल इंडिया में क्रिश्चियंस बहुत कम है। तो ये बात को सबसे पहले क्लियर कर देती है जब लोग आप पे ये एक्यूजेशन लगाते हैं कि गरीबों को या गांव वालों को ठग करके या बहला फुसला करके क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि डेटा के थ्रू इस बात का खंडन कर दिया गया है अभी कि ये सारी जो एक्यूजेशन है वो कम्प्लीटली गलत है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कंक्लूजन में ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम ये एक्यूजेशन लगाते हैं मदर टेरेसा के ऊपर में कि वो तो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जी रही थी और बिजनेस रन कर रही थी और इवन इनफैक्ट वो एक्सपेंसिव मेडिसिन्स यूज़ कर रही थी, तो फिर अगर हम इनके जितने भी कौन गुरुज़ हैं जिनके हम नाम बोलेंगे, तो उन्होंने कौन सा लग्जूरियस काम नहीं किया। जैसे आप गुरमीत राम रहीम सिंह को देख लो, उनको तो इस बात के लिए पकड़ा गया था कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहे थे वुमेन्स के प्रति। फिर आसाराम बापू हैं जिनका आप भी जानते हैं कि वो भी रेप केस में फंसे हुए हैं। फिर नारायण साईं हैं, फिर रामपाल जी हैं, फिर निर्मल बाबा हैं, फिर नित्यानंद है और नित्यानंद ने तो देश ही छोड़ दिया है। और उसके बाद सदगुरु जी हैं। तो ये सारे जो गॉडमैन हैं और ऊपर से एक और हैं जिनका नाम ओशो है, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ देखी है, लग्जूरियस लाइफ जीते भी है। इनका आप नेटवर्थ देखेंगे तो 1000 करोड़ से ऊपर ही है। तो कभी भी हिंदुत्ववादी ने इन पे क्वेश्चंस उठाए हैं तो आप ये देखेंगे कि कभी नहीं उठाए हैं। इवन जबकि वो कुछ काम नहीं करते हैं लेकिन अच्छी खासी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे खासे ट्रैवल में अच्छे खासे एयरक्राफ्ट्स में ट्रैवल करते हैं, प्राइवेट जेट्स भी है किन्हीं के पास में। तो कभी इस लेंस से देखा है इन लोगों को या इनके गुरुओं को? जो लेंस आप या जो आप मेजरमेंट यूज़ कर रहे हैं मदर टेरेसा के अगेंस्ट में, तो वही स्टेटमेंट्स आपने कभी भी अपने गुरुओं के अगेंस्ट में नहीं यूज़ किए होंगे। तो लास्टली हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि हर क्रिटिसिज्म के एक काउंटर स्टेटमेंट होते हैं और किसी को भी हम ऐसे ही एक्यूज़ नहीं कर सकते जबकि वो इंसान अभी ज़िंदा नहीं है। मदर टेरेसा की मौत बहुत पहले हो चुकी है और अभी वो ज़िंदा भी नहीं है। अपने जो भी एक्यूजेशन उनके ऊपर लगाए जाते हैं उस चीज़ को डिसएग्री करने के लिए वो ज़िंदा भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हम जानते हैं और हम कभी ओपन माइंडेडली रिसर्च नहीं करते हैं तो हमेशा हम बायसनेस में फंस जाते हैं। जैसे सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज़ बार बार मेंशन किया और फिर भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ, वो ये है कि क्रिस्टोफर हिचन्स ने जो